सर आज मेरे पास में आपके लिए गायनोमेस्टिया सर्जरी पर हाँ एक सवालों की छोटी सी लिस्ट है हाँ जिनके मैं जवाब जानना चाहता हूँ। ये मुझे यहाँ से लिस्ट दिखाई दे रही है, बहुत छोटी नहीं है। ये दिखाओ, सर दिखाओ ये दिखाओ। सर छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसे तो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो कहाँ से उनके मुकाबले तो बहुत कम लिस्ट है। कहाँ से मिली आपको ये लिस्ट मेरे को मिली है कुछ तो पेशेंट से हाँ और कुछ मेरे को मिली है यूट्यूब से, गूगल से, वहीं से ही ढूंढ के मैंने तो निकाल आपकी के। टीम ने मिलकर के एक लंबी जी। लिस्ट बनाई। चलो जी पूछो। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गायनोमेस्टिया इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है क्या? देखो, टेक्निकली गायनेकोमास्टिया इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बनता। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, ये समझने वाली बात है। गायनेकोमास्टिया से डायरेक्टली इनफर्टिलिटी नहीं होगी, लेकिन जिन व्यक्तियों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण इनफर्टिलिटी है, उनमें गायनेकोमास्टिया पाया जा सकता है जी। तो गायनेकोमास्टिया और इनफर्टिलिटी कोरिलेटेड हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गायनेकोमास्टिया के कारण इनफर्टिलिटी होती है और इनफर्टिलिटी के कारण गायनेकोमास्टिया होता है, ऐसा भी नहीं है। दोनों हार्मोन्स के लेवल्स, हार्मोन के बैलेंस के गड़बड़ाने के कारण हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि गायनेकोमास्टिया और इनफर्टिलिटी एक ही मरीज में देखने को मिल सकते हैं, मगर ऐसा बहुत रेयर है। जिन व्यक्तियों में गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है वो 99% बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि उनमें गायनेकोमास्टिया होता है प्यूबर्टल या डेवलपमेंटल। वो यौवन आरंभ जब शुरू होता है तब जो ट्रांजिएंट हार्मोन्स में बदलाव आया, उस ट्रांजिएंट बदलाव के कारण थोड़ा बहुत ग्लैंड डेवलप होता है, फिर हार्मोन लेवल स्टेबलाइज कर जाते हैं तो ग्लैंड का बढ़ना बंद हो जाता है जी। और जैसे ही चेस्ट बड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो वो ग्लैंड को चपटा कर देता है, तो चला जाता है। थोड़ा बहुत जो ग्लैंड बच जाता है उसको हम गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। जी। तो आमतौर पे इनफर्टिलिटी गायनेकोमास्टिया के साथ नहीं देखी जाती, लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है कि उनको गायनेकोमास्टिया है और उस कारण और तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर से मिल लेना बहुत अक्लमंदी है, खुद से अनुमान लगाने की वजह है, मगर चिंता का विषय नहीं है, ऐसा यूजुअली नहीं होता। दूसरा सवाल है कि ये सर्जरी के बाद में निशान कैसा छोड़ती है, जो कट लगता है वो? गायनेकोमास्टिया सर्जरी का निशान, देखो गायनेकोमास्टिया सर्जरी का निशान ऐसा बनता है कि वो तीसरे आदमी को दिखाई नहीं देता। सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा जी। क्योंकि आपने सर्जरी करवाई, मुझे दिखाई देगा क्योंकि मैंने सर्जरी करी, मगर तीसरे आदमी को नहीं दिखेगा क्योंकि वो छुपा हुआ रहेगा। जो निपल एरिया कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास की त्वचा तो नॉर्मल है जी, लेकिन निपल एरिया कॉम्प्लेक्स थोड़ा, वहां की त्वचा थोड़ी मोटी है, गहरे रंग की है। इस नॉर्मल त्वचा और निपल एरिया कॉम्प्लेक्स के जोड़ पर एक नीचे की तरफ छोटा सा चीरा देके निशान बनाते हैं ग्लैंड को बाहर निकालने के लिए। वो हीलिंग के बाद में ठीक उसी जगह पे बनता है, जोड़ में छुप जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता। अच्छा। और सर तीसरा सवाल है कि ये सर्जरी कैसे करते हैं, यानी कि पेशेंट जागा हुआ रहता है या फिर बेहोश होता है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी बेहोशी में भी की जा सकती है और जागे में भी की जा सकती है। देखो रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गायनेकोमास्टिया सर्जरी हम बेहोशी के इफेक्ट में करें, जिसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, यानी अंडर जनरल एनेस्थीसिया करें तो भी रिजल्ट वही आएगा, और अंडर लोकल एनेस्थीसिया करें तो भी रिजल्ट वही आएगा। जी। लोकल एनेस्थीसिया में इस तरह से कर सकते हैं कि ये पूरा चेस्ट में, और लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। ये लाइपोसक्शन में जैसे इस्तेमाल होता है ठीक उसी प्रकार पूरे चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, और फिर वही जैसे स्टेप्स हैं, लाइपोसक्शन की मदद से एक्स्ट्रा फैट निकालते हैं, नीचे चीरा लगा के ग्लैंड निकाल लेते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में भी इन्फिल्ट्रेशन तो किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन वो इन्फिल्ट्रेशन से पहले ही पेशेंट को सुला देते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फ़र्क बताऊं तो फ़र्क ये है कि जनरल एनेस्थीसिया में खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बेहोश करेंगे तो एक दिन अस्पताल में रुकना पड़ेगा। लोकल एनेस्थीसिया में एक दिन अस्पताल में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डे केयर प्रोसीजर की तरह किया जा सकता है। प्रोसीजर करवाया, आधे एक घंटे रेस्ट करके और फिर घर जा सकते हैं।
सर्जरी के बाद में वापस भेज सकते हैं। हाँ हाँ, उसी दिन सर्जरी के बाद में वापस भेज सकते हैं। लेकिन जीए में तो भाई एक दिन पूरा रुकना पड़ेगा, तो रुकने का खर्चा, फिर बेहोशी का खर्चा, बेहोशी की दवाओं का खर्चा, बेहोशी के डॉक्टर का खर्चा, तो खर्चे बढ़ जाते हैं अगर हम बेहोश करके करें। जनरल ये लोकल एनेस्थीसिया में ये खर्चे बच जाते हैं, मगर इसका सर्जरी के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। सर्जरी का रिजल्ट तो बिल्कुल बढ़िया वैसा ही आने वाला है। लोकल एनेस्थीसिया का फ़ायदा यह कि बेहोशी की दवाओं का रिस्क टल जाता है। हालांकि बेहोशी की दवाएं बहुत सेफ हैं, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम रिस्क तो है ही, वो रिस्क भी टल जाता है। मरीज जागता हुआ आता है, जागता हुआ गाने सुनता हुआ सर्जरी करवाता है और जागता हुआ वापस घर चला आता है। और अगला सवाल है सर कि ये सर्जरी के बाद में भी वापस बढ़ सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा बोलूं? जी। बिल्कुल भी नहीं। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद गायनेकोमास्टिया वापस नहीं आ सकता। और अगर कोई ये शिकायत करता है कि सर्जरी के बाद मुझे गायनेकोमास्टिया वापस हो गया है, तो उसकी सर्जरी हुई नहीं थी। और सर्जरी के बिना गायनेकोमास्टिया से छुटकारा नहीं होता, बिल्कुल वो भी नहीं होता। मैं उस पर भी आता हूँ। तो पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद वापस क्यों नहीं आता। गायनेकोमास्टिया सर्जरी में हम लाइपोसक्शन करके चेस्ट को कंटूर करते हैं जी। और फिर चीरा लगा करके ग्लैंड को काट के शरीर के बाहर निकाल देते हैं। एक बार हमने ग्लैंड को काट के शरीर के बाहर निकाल दिया तो ये हमेशा के लिए गया, अब ये दोबारा नहीं आने वाला। ये इसकी कोशिकाएं दोबारा से ग्रो करके पूरे ग्लैंड को वापस से नहीं बनाने वाली। गॉन, चला गया। गायनेकोमास्टिया किसी भी कारण से रहा हो, भले प्यूबर्टल गायनेकोमास्टिया रहा हो, जैसा कि मैंने बताया था 99% लोगों में प्यूबर्टल गायनेकोमास्टिया होता है, या किसी और बीमारी के कारण या हार्मोन इम्बैलेंस के कारण या दवाइयों के कारण गायनेकोमास्टिया बन गया हो, उस केस में भी एक बार काट के निकाल दिया तो वापस नहीं आएगा। भले ही वो एबनॉर्मलिटी रहे, भले ही उन दवाइयों का इफेक्ट रहे, हमने जब ग्लैंड को काट के निकाल दिया तो कैसे आएगा। अब कुछ पेशेंट्स की कंप्लेन मेरे पास रही है, और वो आजकल तो खैर नहीं आती, पहले बड़ा प्रचलन में था सिर्फ लाइपोसक्शन करके गायनेकोमास्टिया का इलाज करना। उन केसेस में जहां ग्लैंड पीछे छोड़ देते हैं और लाइपोसक्शन से आधा पड़ता सा रिजल्ट दे देते हैं, उनमें वापस से गायनेकोमास्टिया ग्लैंड की शिकायत नजर आई है। बाकी ग्लैंड काट के निकाला है तो देखो फिर दोबारा नहीं होने वाला, भले वो मैं करूं चाहे कोई भी प्लास्टिक सर्जन करे। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि गायनेकोमास्टिया दोबारा हो सकता है। ये पता नहीं मिसकंसेप्शन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन मुझसे हर आदमी पूछता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोबारा नहीं हो सकता, हम चाह के भी दोबारा नहीं कर सकते। कोई कहे कि मेरे को तो वापस से मेरा ग्लैंड चाहिए, तो नहीं आने वाला, वो निकाल दिया फिर नहीं होगा। और अगला सवाल है सर कि कैसे पता चलेगा कि फेट है या फिर गायनेकोमास्टिया की ग्लैंड है? ये भी अच्छा सवाल है। एक कंडीशन होती है सूडो गायनेकोमास्टिया, जहां पर चेस्ट में इस तरह से फैट जमा होता है और बॉडी में इस तरह से फैट जमा होता है कि दिखने में लगता है गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड जैसा, लेकिन वहां ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ फैट होता है। जी। अब देखो, इसका एग्जैक्टली पता लगाने का तरीका तो यह है कि MRI कराओ या अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर हमें जांच नहीं करवानी है तो डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन या मेडिकल डॉक्टर्स, कोई भी फिजिशियन, उनको इतना आइडिया रहता है कि वो हाथ लगा के बता सकते हैं, छू करके, पैल्पेट, इसको पैल्पेट करके बताना कहते हैं, पैल्पेट करके बता सकते हैं कि ग्लैंड है कि फैट है। आप दोनों हाथों को अपने कंधे, कमर पे ऐसे रखो और कमर पे रख के अंदर कंधे को, इस कमर को दबाओ, ऐसे कमर को दबा के ये पैक मेजर मसल को टाइट कर लो। जी। आप एक बार मसल टाइट कर लोगे तो जो ऊपर त्वचा बचेगी, फैट बचेगा, ग्लैंड बचेगा, वो ढीला रह जाएगा। एक तरफ का टाइट करके दूसरे हाथ से उसको अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में से रोल करने की कोशिश करो। दबाओगे तो रबर जैसा लगेगा। अगर रबर जैसा लग रहा है तो वो गायनेकोमास्टिया है। दूसरा गायनेकोमास्टिया में ऐसे देख सकते हैं कि यूजुअली लड़कों में गायनेकोमास्टिया एक दिन अचानक से नहीं होता, वो प्यूबर्टी के टाइम से ही होता है। अगर कोई भी व्यक्ति याद करने की कोशिश करे कि गायनेकोमास्टिया कब डेवलप हुआ था, तो कहेगा हाँ, वो प्यूबर्टी के टाइम पे 15 साल की उम्र में, कि 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मेरे को थोड़ा बहुत होने लगा था और उस दौरान मेरे को थोड़ा बहुत पेन भी हुआ था। तो ये एक पॉजिटिव हिस्ट्री जरूर रहेगी गायनेकोमास्टिया के पेशेंट्स में। या फिर इस तरह की हिस्ट्री रहेगी कि कोई दवाई इस तरह की उनको डॉक्टर ने दी थी जो कि उनकी और किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए दी गई थी, जिसके कारण उनको ग्लैंड बढ़ने लगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे शुरू से ही थोड़े से प्लम्प होते हैं,
थोड़े से ज़रा फैटी होते हैं, जी। उन बच्चों में पता ही नहीं पड़ता उनको प्यूबर्टी के दौरान की गायनेकोमास्टिया आया कि नहीं आया, क्योंकि वो ग्लैंड बनता भी है तो वो फैट के नीचे छुपा रह जाता है। पर 100% बताना है तो इन्वेस्टिगेशंस, नहीं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस सफिशिएंट होती है। वो किसी भी डॉक्टर को या प्लास्टिक सर्जन को दिखाएंगे तो वो बता देंगे कि ये सिर्फ फैट है, यानी सूडो गायनेकोमास्टिया है, या साथ में ग्लैंड भी है। अगला सवाल है कि ये ठीक कितने दिन में हो जाता है? जैसे सर्जरी करवाते हैं तो इसकी हीलिंग प्रक्रिया कितने दिन में ठीक हो जाती है? ये भी अच्छा सवाल है। देखो, वैसे आपके सवाल सारे हैपहैज़र्ड हैं, अब क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। वो सर जैसा मिला वैसा। अच्छा, वो जितनी बार पूछा गया उसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। चलो ठीक है। तो सवाल ये है कि रिजल्ट्स कब तक आ जाते हैं या हीलिंग कब तक हो जाती है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी फर्ज करो अगर आज करी किसी व्यक्ति के, तो आने वाले 5 दिन तक उन्हें कंधे के जोड़ को इस्तेमाल नहीं करना है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के तुरंत बाद वो ड्रेसिंग करके और टाइट प्रेशर गारमेंट पहना देते हैं चेस्ट पे। वो प्रेशर गारमेंट को अपनी जगह छोड़ देते हैं 4 से 5 दिन। 5 दिन बाद पहली ड्रेसिंग होती है जी। भले ही वो घर पे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, चाहे वो क्लिनिक पर आकर हो। अंदर के टाँके लगते हैं तो वैसे भी टाँके काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लिया जाए अंदर सब कुछ बढ़िया तो है। पर वो पहले 5 दिन का जो प्रिकॉशन है, मैंने बाकी भी कई बार वीडियोस में बताया कि पहले 5 दिन कंधे के जोड़ को नहीं हिलाना है। कुछ भी हो जाए, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 7वें 8वें दिन से मूवमेंट शुरू हो जाता है, घर का सारा रूटीन। और शॉर्टकट में बताऊं तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है। मोटा मोटा 1 हफ्ते 10 दिन पूरी एक्सरसाइज, हर तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब शुरू हो जाती है। रिजल्ट तो इमीडिएटली दिख जाता है। देखो, ऑन टेबल अगर मरीज जाग रहा है, जैसे कि हम लोकल एनेस्थीसिया में बहुत सारे पेशेंट्स का गायनेकोमास्टिया करते हैं, वो जाग रहे हैं, तो वो तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी होते ही तुरंत बैठ करके अपने आप को कांच में देख लेते हैं ये रिजल्ट कैसा है। बाकी जब 5वें दिन ड्रेसिंग खुलेगी तब भी दिख जाएगा। थोड़ी बहुत सूजन होगी, वो तो सर्जरी हुई है तो सूजन रहेगी, और सूजन को जाने में 1 महीना लगता है, लेकिन वो ब्रेस्ट ग्लैंड की जो शेप थी वो तुरंत फ्लैट हो जाएगी। और ये सर्जरी मामूली है या फिर कुछ इसके कि जैसे हार्ड बताते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा अंदर घुस जाएंगे तो? अच्छा, मतलब मेजर है कि माइनर सर्जरी है? जी। मैं ऐसा सर्जन सोचता हूँ ना, तो मेरे लिए तो सारी सर्जरी मेजर सर्जरी है, लेकिन टेक्निकली देखें तो माइनर सर्जरी है, क्योंकि हम कोई अंदरूनी अंग को नहीं छेड़ रहे। ये त्वचा की सर्जरी है और त्वचा के नीचे ग्लैंड मौजूद है। त्वचा के नीचे जो ग्लैंड है उसके नीचे मांसपेशी है, जो चेस्ट मसल है, हम यहाँ तक भी हाथ नहीं लगाते, चेस्ट मसल को भी नहीं छूते, तो बिल्कुल ही सुपरफिशियल है, त्वचा की सर्जरी है। तो एक तरह से इसको माइनर सर्जरी में रख सकते हैं। और क्योंकि माइनर सर्जरी है और हम लोग डीप जाते ही नहीं है, तो किसी अंदरूनी अंग को चोट लगने का या और कोई अंदरूनी डैमेज होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो टेक्निकली माइनर सर्जरी है, माइनर प्रोसीजर है जी। अरे भाई, आप खुद सोचिए, जो सर्जरी सुन की सुई लगा के हो जाती है तो वो मेजर कहाँ हुई? मेजर होती तो अच्छे से बेहोश वेहोश किया होता। तो चिंता की बात नहीं है, कोई बहुत और विशेष दवाइयों बात के नहीं। अलावा कोई खाने की चीज़ ऐसी जिससे इसको गायनेकोमास्टिया से छुटकारा मिल सके? नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो दवाइयों से और ना कोई खाने की चीज़ से गायनेकोमास्टिया से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कई बार गायनेकोमास्टिया डेवलप हो रहा हो जब, और पेन वेन ज़्यादा हो, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अक्सर कुछ दवाई दे देते हैं खाने के लिए। वो ये सोच के देते हैं कि गायनेकोमास्टिया जिस कारण से हुआ, जिस हार्मोन इम्बैलेंस से हुआ, उससे कोशिकाओं का स्टिमुलेशन बंद हो जाए ताकि ये ग्रो करना बंद कर दे। एक बार लेकिन जो टिश्यूज बन चुके हैं, जो ऊतक तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, ग्लैंड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वो पिघलने नहीं वाला दवाइयों से या किसी खाने की चीज़ से या एक्सरसाइज से। उसको तो काट के निकालना पड़ेगा। ग्लैंड बनने के बाद अपने आप नहीं जाता, निकालना पड़ता है। और 11वां सवाल है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के क्या क्या नुकसान है? सर्जरी के नुकसान मतलब सर्जरी से क्या नुकसान हो सकते हैं? प्रॉबेबली हो सकते हैं अगर अपन लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएं और अपन ये भी सोच लें कि भाई सर्जन की गलती से क्या क्या हो सकता है और बेहोशी की दवाइयों की गलती से क्या क्या हो सकता है, या
तो देखो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब वो वाली बात हो गई, अगर किसी को इंजेक्शन लगाना नहीं आता और वो वैक्सीन हाथ में लगाने के बजाय आँख फोड़ दे, तो ये तो नहीं कहेंगे ना वैक्सीन से आँख फूट जाती है। तो मैं वो सारे साइड इफेक्ट्स अलग हटाता हूँ जो कि सर्जन डिपेंडेंट है, कि भाई सर्जन की गलती से कुछ गड़बड़ हो गई, और मैं वो बात करता हूँ कि ये सर्जरी कराई तो ऐसा इफेक्ट आएगा ही आएगा, उसकी बात करता हूँ। तो देखो, गायनेकोमास्टिया सर्जरी ढंग से करी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक मर्द को, एक मेल को इस गायनेकोमास्टिया ग्लैंड की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती शरीर में। हमने ग्लैंड को निकाल दिया तो उससे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है, दिखने में बुरा लगता है, दिमाग खराब करता है। बाकी मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ कि गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड जो है दिमाग पे भारी हो जाता है, शरीर पे नहीं। होने कोई बीमारी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड या गायनेकोमास्टिया की जो समस्या है वो एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। प्यूबर्टी के टाइम पे ग्लैंड थोड़ा सा बढ़ गया, उसके बाद रुक गया। वो बीमारी नहीं है शरीर की, कि शरीर किसी भी रूप से बीमार है, मगर दिमाग ज़रूर खराब कर देता है। तो इसको हटा देने से शरीर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, कि बीमारी नहीं। लेकिन सर्जरी में ब्लीडिंग हो सकती है, तो गायनेकोमास्टिया ग्लैंड को हटाने के बाद जो त्वचा और मांसपेशी के बीच में हीमाटोमा, खून का थक्का इकट्ठा हो सकता है, या कभी हीलिंग फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाएं तो पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको सीरोमा बोलते हैं, वो बन सकता है। ये छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये सब माइनर कॉम्प्लिकेशन से बहुत इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं। ऐसा कोई मेजर विशेष कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर सर्जन अच्छा नहीं है करने वाला, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो ज़रा अग्रेसिव होकर के फैट को निकाल दे, तो निपल एरिया कॉम्प्लेक्स की वैस्कुलैरिटी भी जा सकती है। जो एक माइनर प्रॉब्लम मेरे को कुछ पेशेंट्स ने बताई है, वो ये बताई है कि निपल एरिया कॉम्प्लेक्स का जो सेंसेशन है उसमें गड़बड़ हो गई है। उसको छूने पे वो पहले जैसा नहीं लगता, वो अलग सा लगता है, जैसे कि कहीं कुछ नम है, सुन्न है, या कभी कभी उसमें चींटियां चलती हैं। मगर ऐसा बहुत रेयरली होता है, इतना मेरे किसी पेशेंट में तो मैंने देखा नहीं। अभी सब थ्योरेटिकल है। जब हम किताब पढ़ने लगते हैं तो उसके अंदर बड़ी लंबी लिस्ट होती है समस्याओं की। एज सच प्रैक्टिकली गायनेकोमास्टिया सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट मेरी नज़र में नहीं है। और कई पेशेंट्स के साथ में उनके जैसे घर वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा तो जिम करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, उसकी वजह से गायन हो गए इसके। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल गलत। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंप्लेन रहती है, और मेरे पास इतने पेशेंट आए हैं, इतने पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को डांटते हुए, देखो इनको डॉक्टर साहब ये जिम करके इन्होंने गायनेकोमास्टिया कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है कि उन बच्चों में गायनेकोमास्टिया पहले से होता है। जिम जाने से पहले वो थोड़े से फूले फूले होते हैं, फैट होता है उनमें। जिम जाते हैं, फैट पिघलने लगता है, फैट चला जाता है तो ग्लैंड नजर आने लगते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, उन लोगों में गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है जो जिम भी करते हैं और साथ में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं मसल को बल्कअप करने के लिए, मसल को फुलाने के लिए। उन लोगों में करीब करीब 45%, एक रिसर्च में था कि करीब करीब 45% लोगों को गायनेकोमास्टिया बना। तो स्टेरॉइड यूज से गायनेकोमास्टिया होने की संभावना रहती है। वैसे सिर्फ वजन उठाने से और एक्सरसाइज करने से गायनेकोमास्टिया नहीं होता। और गायनोमास्टिया क्या टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करता है क्या? नहीं 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 नहीं, गायनेकोमास्टिया टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित नहीं करता, उल्टा है। टेस्टोस्टेरोन कम होने से गायनेकोमास्टिया बनता है। देखो, गायनेकोमास्टिया एंड रिजल्ट है। गायनेकोमास्टिया किसी भी चीज का कारण नहीं है, गायनेकोमास्टिया हर चीज का रिजल्ट है। हार्मोन इंबैलेंस हुआ, गायनेकोमास्टिया बना। ऐसी कोई बीमारी हुई जिसमें हार्मोन इंबैलेंस होता है तो गायनेकोमास्टिया बना। ऐसी कोई दवाई खाई जिससे हार्मोन इंबैलेंस हुआ, यानी फीमेल हार्मोन्स बढ़े, मेल हार्मोन घटे, तो गायनेकोमास्टिया बना। गायनेकोमास्टिया एंड रिजल्ट है। गायनेकोमास्टिया के कारण कुछ भी नहीं होने वाला। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि 99% बच्चों को गायनेकोमास्टिया प्यूबर्टल होता है। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन तो नहीं, क्वेश्चन लेकर के आते हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स, कि सर इसको गायनेकोमास्टिया है तो क्या इसका हार्मोन बैलेंस ठीक है? वही जो आपका सबसे पहला सवाल था, इनफर्टिलिटी तो नहीं है, इनफर्टिलिटी हो तो नहीं जाएगी इस कारण से? जी कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है।
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन वो गायनेकोमास्टिया के कारण नहीं है, वो किसी और कारण से है, और उस कारण से गायनेकोमास्टिया है। गायनोमेस्टिया सर्जरी की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि जैसे सर्जरी करवाएं तो कोई पेशेंट आए? बड़ा सिंपल है, देखो अगर आपको लगता है गायनेकोमास्टिया है, उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर से मिलो, जी। उनको टेस्ट करा के देखने दो कि भाई और तो कोई समस्या नहीं है। जी। एक बार आपने ये तय कर लिया कि कोई समस्या नहीं है, मानस बनाओ गायनेकोमास्टिया करवाना है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हो कि मुझे और कोई समस्या नहीं है, मैं पूरी तरह से फिट हूं, लुक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दिमाग पर प्रभाव डालता है, आपको इसको छुपाने की जरूरत पड़ती है, कई बार होता है, इसे शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर सकता है। इसको छुपाने के लिए अक्सर लड़के ढीले कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े नहीं पहन पाते, उनके कपड़ों की चॉइस बड़ी कम हो जाती है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाते जहाँ पे शर्ट उतार करके, जैसे जिम में थोड़ा हिचक होगी, शर्म आएगी, स्पोर्ट्स जैसे तैराकी या बीच वॉलीबॉल जहाँ पे शर्ट उतार के खेला जाता है, शर्ट पहन के कौन सा खेल खेला जा सकता है? नहीं ना, शर्ट पहन के खेल खेलने में दिक्कत होती है, आपको टी शर्ट पहनना पड़ेगा या टाइट, या आपको खोलना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाते बच्चे, उससे शर्माते हैं। पियर टीजिंग बहुत कॉमन है, दोस्त वगैरह मजाक बनाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं मनस्थिति पे, और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन का रूप ले सकती है। फिर होता क्या है, जो एक बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस गया, देखिए रोज अपने आप को आईने में देख के सोचता है कि अरे यार ये क्या है, उसके बाकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगता है, उसका टोटल कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। ऐसे में गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराना इज अ वेरी गुड आइडिया। ऑल्दो मैंने पहले भी कहा था कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये देखो मानसिक बीमारी को पैदा कर सकती है। अगर ये आपके दिमाग को प्रभावित करे और आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो ये समस्या दिखने में अच्छी लगती है और डे टू डे लाइफ में मेरे को बहुत समस्या है, परेशानी है, तो हटवा दीजिए, किसी भी प्लास्टिक सर्जन से जाइए, मिलिए, तसल्ली से डिस्कशन कीजिए, सारे क्वेश्चंस पहले ही पूछ लीजिए, और कुछ एक वो टेस्ट लिखेंगे, एक आध दो बातें बोलेंगे, कहेंगे कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं या निकोटीन का सेवन करते हैं तो बंद कर दीजिए, वही सब चीज़ें जो बाकी सब सर्जरियों पे लागू होती है, सेम, मतलब नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफरेंट, बस ये है कि पोस्ट ऑप में कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो पहले से मालूम होना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? जैसे सोते कैसे हैं, स्नान कितने दिन बाद में करना है? भाई जब तक पट्टी है तब तक स्नान नहीं करना है। अगर आपकी पट्टी बंधी हुई है और आप नहाएंगे तो गीली हो जाएगी, गीली पट्टी से इन्फेक्शन हो जाता है जी। एक बार वो ड्रेसिंग हटा दें सर्जन, तो फिर आप आराम से नहा धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हाथ नहीं हिलाना है पहले 5 दिन, तो वो वाली दिक्कत है जी। सोने का? सीधा सोना है, देखो सोने का कुछ विशेष नहीं है, जब चोट लगी होती है तो वैसे भी करवट लेने की इच्छा नहीं करती, एक तरह से हमने अंदरूनी चोट बनाई है ना, हाँ। हमने जो ग्लैंड निकाला वो तो हमने अच्छे से निकाल दिया, लेकिन शरीर के लिए तो वो एक तरह की चोट है। जब कोई व्यक्ति गायनेकोमास्टिया सर्जरी करा के सीधा लेटेगा तो वैसे भी नींद आ जाएगी, करवट लेने की इच्छा नहीं करेगी, सोने में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये सर्जरी कितने टाइम की होती है? सर्जरी में 2 से 3 घंटे लगते हैं, धीरे धीरे करें तो। पूरा टोटल? हाँ, मतलब पहले लाइपोसक्शन का करने के लिए फ्लूइड भरते हैं 20-25 मिनट, उसका वेट करते हैं, फिर लाइपोसक्शन करते हैं 15-20 मिनट, उसमें लग जाती है, फिर वो एक छोटा सा चीरा बना के उससे ग्लैंड को निकालता है, वो भी पूरा निकालना है, तो तसल्ली से धीरे धीरे बिना ब्लीडिंग किए ग्लैंड को बाहर करने में 1 घंटा लग जाता है। टाइम का महत्व नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर्जरी में कितनी देर लगती है, तो क्या फर्क पड़ता है कितनी देर लगती है, आप जाग रहे हो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना जी। तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 12-13 घंटे लग जाते हैं, मामूली सी प्रक्रिया है, लेकिन दोनों तरफ का बराबर करने के लिए, सिमेट्री देने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी है। कितनी सक्सेस है सर्जरी? 100%। अच्छे हाथों में करें तो 100% सक्सेसफुल है। भाई ग्लैंड निकाल दिया तो रिजल्ट तो आना ही है जी। अब मुझे लगता कोई ऐसा प्लास्टिक सर्जन होगा जो आधा ही ग्लैंड बाहर निकालेगा। जो भी प्लास्टिक सर्जन होंगे वो इसको निकालने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होंगे और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। ये 100% रिजल्ट देता है, कुछ भी हो जाए। और क्या है 100% सुरक्षित है? देखो सुरक्षित है, सेफ है, तो इस पर निर्भर करेगा कर कौन रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेटर डिपेंडेंट है। सर्जन कितने समझदार हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, किस सेंटर में कर रहे हैं आप। जैसे
हमारा जो क्लिनिक है कल्पना एस्थेटिक्स, ये जयपुर हॉस्पिटल महावीर नगर में बना हुआ है। अब जयपुर हॉस्पिटल में सेकेंड फ्लोर पे जो क्लिनिक बना हुआ है, जब यहाँ सर्जरी होती है तो हमको हॉस्पिटल का सपोर्ट है, यहाँ कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देते। पूरी एनेस्थीसियोलॉजी टीम है, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, आईसीयू है, जो भी इक्विपमेंट्स जो अभी रिसेंटली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो भी जारी किया था वाइट पेपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए किस तरह के क्लिनिक हों। जहाँ तक मुझे ध्यान है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए था कि हेयर ट्रांसप्लांट किसको करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, मगर वो जो बेसिक रूल्स उन्होंने बताए हैं उसमें, वो तो कॉस्मेटिक सर्जरी पे भी लागू होते हैं। इनफैक्ट वो तो हर सर्जरी पे लागू होते हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है तो वो पेड़ के नीचे तो नहीं करवाने वाला ना, नहीं, बाल थोड़ी कटवाने हैं। सर्जरी तो सर्जरी का महत्व सर्जरी की तरह है। अगर सेंटर हॉस्पिटल में रहता है तो हॉस्पिटल की अश्योरिटी, जी, सिक्योरिटी और मुस्तैदी, फास्टनेस, कोई भी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और रिसोर्सेज आपके लिए वहां मौजूद हैं आपका ध्यान रखने के लिए। तो इसीलिए सेफ्टी वाइज देखें तो इट इज अ सेफ प्रोसीजर। और फिर भी अगर कुछ भी होता है तो और सेफ्टी अश्योर करने के लिए बेटर है कि ऐसे सेंटर में ऑपरेट करवाएं जो कि अस्पताल के बहुत नजदीक हो या जो अस्पताल में हो। जी, हॉस्पिटल और आईसीयू सेटअप पे ही तो एडवांटेज है, सेफ होता है कि सेफ है, कुछ ही चंद सेकंड्स के नोटिस में और फटाफट से सारी व्यवस्था कर ली जाती है एक पेशेंट की लाइफ को सिक्योर रखने के लिए। और जैसे आप बताए कि सर्जरी से पहले स्टेरॉइड लेते हैं, तो स्टेरॉइड से हो सकता है। सर्जरी के बाद में कोई जिम ज्वाइन करे और स्टेरॉइड ले ये जबरदस्त सवाल पूछा आपने। देखो, अब मेरे सवाल के जवाब को गलत ना लिया जाए। मैं स्टेरॉइड्स लेने नहीं लेने के चर्चा में नहीं पड़ना चाहता, ये मेरा फील्ड नहीं है। मुझसे ना तो ये पूछा जाए कि स्टेरॉइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बार गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड काट के शरीर के बाहर निकाल दिया, फिर आप स्टेरॉइड लें चाहे ना लें, ये वापस नहीं आने वाला। मतलब ले सकते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ले सकते हैं, ले सकते हैं के चक्कर में मत बताइए। कल कोई इसकी क्लिप बना के डाल देगा, कहेगा डॉक्टर विशाल पुरोहित ने कहा कि भैया स्टेरॉइड ले लीजिए। जी, ऐसा मत करिए। स्टेरॉइड्स के अपने नुकसान हैं, लेकिन एक एडवाइस जरूर दूंगा स्टेरॉइड्स के लिए। जी, अच्छी एडवाइस है। अगर कोई लड़का वाकई बॉडी बनाना चाहता है और वो स्टेरॉइड्स लेकर के बॉडी बनाना चाहता है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो किसी डॉक्टर के संरक्षण में, निगरानी में ये काम करे। अब मुझे पता नहीं कि मेडिसिन वाले डॉक्टर अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे स्टेरॉइड लेने के लिए, क्योंकि उसके नुकसान हैं, डेफिनेटली हैं। बॉडी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेडिसिन वाले डॉक्टर से कोई भी बेहतर नहीं होगा इसकी व्याख्यान करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लड़कों के साथ में यह है कि उनका करियर इससे जुड़ा हुआ है। अगर बॉडी बिल्डिंग उनका करियर है, या कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डिंग एक आजकल नया फैशन चला है। बॉडी बिल्डिंग इसीलिए नहीं कि उन्हें कॉम्पिटिशन जीतना है, बॉडी बिल्डिंग इसीलिए क्योंकि उनको मॉडलिंग करनी है। इसको हम कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। मेरे पास में कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डिंग के लिए तो नहीं, लेकिन कॉस्मेटिक रीशेपिंग के लिए जरूर पेशेंट्स आते हैं। जैसे 6 पैक एब्स बनाने, तो हम लोग लाइपोसक्शन के माध्यम से 6 पैक एब्स बनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो हम कर रहे हैं आज, जिस पे बात कर रहे हैं, गायनेकोमास्टिया, ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी और आदमी अपनी शेप को इंप्रूव करने के लिए करवा रहा है। मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करता हूं तो वो भी बॉडी को सुधारने के लिए करा रहे हैं। तो उसी तरह से एक खूबसूरत शरीर, बॉडी बिल्डिंग के बाद में शरीर और ज़्यादा मर्दाना लगता है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वो बॉडी बिल्डिंग वाला शरीर शायद मॉडलिंग के लिए ज़रूरत पड़े। तो अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो खुद से करने के बजाय किसी डॉक्टर की मदद लें तो ज़्यादा बेटर है। मेरी नहीं, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मेडिसिन वाले डॉक्टर्स को इसके बारे में अच्छी नॉलेज रहती है, वो अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और क्या सर्जरी से पहले वजन कम करना ज़रूरी है? गायनेकोमास्टिया सर्जरी के पहले वजन कम करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कर लें तो बढ़िया है। मेरा काम आसान हो जाता है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फैट जा रहा है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट वही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर पहले वजन ज़्यादा है तो ग्लैंड पूरा नहीं निकलेगा,
ऐसा नहीं है। ग्लैंड और उसका एक्स्ट्रा फैट तो मैं सब निकाल दूंगा, नहीं, कोई भी प्लास्टिक सर्जन निकाल देगा, मगर अगर वजन कम कर लें तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। जी। तो अनिवार्य तो नहीं बोलूंगा मैं, मगर अच्छा रहेगा अगर वजन कम कर लेता हूँ। जरूरी है कि ये सर्जरी करवाना, कोई ना करवाना चाहे तो? बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने सबसे पहली बात यही बोली थी कि गायनेकोमास्टिया बीमारी नहीं है और गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गायनेकोमास्टिया के बावजूद भी शरीर मेरा ठीक है, मैं खुश हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि गायनेकोमास्टिया का अगर आपको शक बैठता है दिमाग में, आपको लगता है मुझे गायनेकोमास्टिया है, तो आप डॉक्टर से मिलो। वो टेस्ट करा के देख लेंगे कि आपको और तो कोई बीमारी नहीं है। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि और कोई बीमारी नहीं है और आपको लुक्स इंप्रूव करने की कोई इच्छा नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। और कोई बीमारी पकड़ में आती तो फिर उसका उस हिसाब से इलाज चलेगा, वो अलग कहानी होगी, हम वहां नहीं जा रहे। जी। लेकिन अगर गायनेकोमास्टिया है और वो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में और वो परेशान कर रहा है और वो उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली तरफ धक्का दे रहा है आपको धीरे धीरे, तो फिर कराने का मतलब है। तो अनिवार्य है तो नहीं बोलेंगे, अर्जेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, यहां पे कॉस्मेटिक चॉइस। और इसकी सही उम्र क्या है, कौन सी उम्र में करा सकते हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराने की सही उम्र है प्यूबर्टी से 2 साल बाद। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्यूबर्टी से 2 साल बाद से लेकर के भविष्य में कभी भी। प्यूबर्टी से 2 साल बाद क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब यौवन आरंभ होता है, प्यूबर्टी का टाइम आता है, बच्चा अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तब उन बदलावों में हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण जो ग्लैंड बना वो 80% लड़कों में बिल्कुल चपटा हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि उनकी जैसी कद काठी में परिवर्तन आता है ना, वो लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, तो मांसपेशी के ऊपर त्वचा खींचने से वो ग्लैंड चपटा होकर न के बराबर हो जाता है। ग्लैंड होता सब में है, हर लड़का हर लड़की ग्लैंड के सेल्स के साथ पैदा होता है। बच्चों में नहीं होते ना ब्रेस्ट ग्लैंड, प्यूबर्टी के बाद ही डेवलप होते हैं। जी। तो थोड़ा बहुत वो मेल में डेवलप होगा और उसके बाद में रुक जाएगा। हम उसके बाद में 1-1.5 साल वेट करके देख सकते हैं कि अपने आप बैठ रहा है क्या। अगर अपने आप बैठ जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं बैठता है तो फिर गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कर सकते हैं। और ये सर्जरी के बाद में वजन कम करने के लिए भी मदद करता है क्या? नहीं, इतना सा ग्लैंड है, कितना वजन होगा इसका? 150 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम वजन कम करके क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन अब दूसरी बात समझो जी। जो व्यक्ति जिम ये सोच के नहीं जा रहा था कि गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड देख के दुनिया मेरा मजाक बनाएगी, आपने अगर उसकी सर्जरी करवा दी, अब वो अपने शरीर को आईने में देख करके खुश है, तो क्या उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि अब मैं जिम जाके और बॉडी बनाता हूं? कई लड़के आते ही मेरे पास इसीलिए हैं कि सर ये जो ग्लैंड है ये दिखने में इतना बुरा लगता है कि इसको छुपाने के लिए हमने जबरदस्ती खा खा के फैट इकट्ठा कर रखा है ताकि पेट की तोंद और ये बराबर से हो जाए तो लगे कि बंदा कितना मोटा है, जबकि हमें पता है, हम पहले जिम कर चुके हैं कि ये ग्लैंड है और जाएगा नहीं। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सर्जरी के बाद जिम करना शुरू किया, तो ये डायरेक्टली तो वेट लॉस नहीं करता है लेकिन मोटिवेट करता है ना आपको वेट लॉस करने के लिए। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट। और कईयों में सर्जरी के बाद में गायनो वापस आ जाता है, उसका रीजन क्या है? हाँ, ये कंप्लेन होती है। देखो गायन, मैंने पहले बताया था, गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड वापस नहीं आता जी। अगर सर्जरी ढंग से हुई है तो एक ही कारण है ग्लैंड वापस आने का कि सर्जरी हुई नहीं थी, यानी आधी सर्जरी हुई थी, या तो ग्लैंड को ढंग से नहीं निकाला गया या सिर्फ लाइपोसक्शन करके छोड़ दिया। अगर ढंग से लाइपोसक्शन करके चीरा लगा के नीचे ग्लैंड को काट के शरीर के बाहर निकाला जाता है तो ग्लैंड कभी दोबारा वापस नहीं आता, कुछ भी कर लो नहीं आता। शेप कैसा आता है सर्जरी के बाद में? कई बढ़िया। बोलते हैं कि हमारा गायनो के बाद में एक तरफ से नीचे हो गया निप्पल, एक तरफ से ऊपर हो गया। ये कॉमन कंप्लेन है। अच्छा, ये जो अपन ने कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस किए थे पहले, तो वहां भी शायद इस कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं कि सिमेट्री जरूरी नहीं है। सर्जरी के बाद दोनों निप्पल एडा कॉम्प्लेक्स अपनी सही जगह पे जाके बैठेंगे नहीं बैठेंगे ये वक्त बताएगा। त्वचा ढंग से सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी ये वक्त बताएगा। और इसको जज करने के लिए ही ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमास्टिया
डिसाइड की गई थी, जहाँ पे ग्रेड 1 का मतलब होता है पफी निप्पल, सिर्फ निप्पल के नीचे थोड़ा सा फुलाव होता है। ग्रेड 3 का मतलब होता है वो बीच में से स्टार्ट होकर पूरा साइड तक जा रहा है। ग्रेड 2 होता है ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के बीच में। और ग्रेड 4 होता है जिसका बेस तो ग्रेड 3 जितना चौड़ा होता है, मतलब पूरा चेस्ट एक साइड का, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि त्वचा बहुत ज़्यादा होती है और लटकने लगती है। अब अगर त्वचा ज़्यादा है और लटक रहा है और हम सिर्फ ग्लैंड को निकाल लें और त्वचा को हाथ नहीं लगाएं, तो भी शेप सही नहीं आएगी, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। निप्पल कॉम्प्लेक्स अपनी सही जगह पे भाई दोनों तरफ बराबर से चौथी पांचवी इंटरकोस्टल स्पेस में जाके नहीं चिपकेंगे। दूसरा, उनको सही जगह चिपकाने के लिए प्रेशर गारमेंट की जरूरत पड़ती है जो वाकई प्रेशर दे, ढंग का प्रेशर गारमेंट। तो ये जजमेंट भी बहुत जरूरी है। ढंग का प्रेशर गारमेंट होगा, उसको टाइट से पहनाया हुआ होगा, फिर उस प्रेशर गारमेंट को तरीके से पहने व्यक्ति पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को ढंग से माने, वो भी जरूरी है। बाकी सब चीजें करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट में 19-20 का फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट हो। देखो सर्जरी है, बायोलॉजी है, 100% कुछ नहीं होता, मगर मेजॉरिटी पेशेंट के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये समस्याएं जनरली होती नहीं अगर हम डॉक्टर की पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ढंग से माने तो। ठीक है सर, आज के लिए इतने ही सवाल थे मेरे पास आपके लिए। अब ठीक आगे है। अगले वीडियो में देखते हैं, जो भी सवाल पेशेंट से निकल के आते हैं वही पूछूंगा मैं तो। चलो ठीक है, मेरे इस को- वीडियो के कमेंट्स में आपको जो भी और एक्स्ट्रा सवाल मिले हाँ, तो आप उनकी लिस्ट तैयार कर लेना, अगले वीडियो के अंदर उनका जवाब दे देंगे। आपके पास में भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा या वीडियो मिल जाएगा।